Today we are going to start a new chapter, that is ray optics. There are two section in optics. अगर हम optics की बात करें तो optics में दो पार्ट हैं, एक होता है ray optics और एक होता है wave optics. What do you mean by optics? Optics का मतलब है study of light. पीछे बैठो जाके, जिसको दिख नहीं रहा है ना वो पीछे बैठो, पीछे वाले बेंच पे। नहीं, ये बंद नहीं कर सकते, वो वीडियो नहीं रिकॉर्ड हो पाएगी। ये बंद करने से वहां पे वो दिखेगा नहीं। रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। व्हाट डू यू मीन बाय ऑप्टिक्स? ऑप्टिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ लाइट। क्या है भाई ऑप्टिक्स का मीनिंग? स्टडी ऑफ लाइट। अगर हम लाइट के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करें तो लाइट क्या होती है? लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल टॉक अबाउट द लाइट. व्हाट डू यू मीन बाय लाइट? लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. इट इज एन कौन सी वेव? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. देखो नाम से समझ में आ रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. डू यू नो वेव क्या है? हाँ, क्या है वेव बताओ. अच्छा, मैं बताता हूँ वेव क्या होती है. लेट्स टॉक अबाउट द वेव फर्स्ट ऑफ ऑल. मान लो एक पार्टिकल है जिसका मास m है और वो वेलोसिटी v से चल रहा है. पोजीशन A से मान लो पहुंच गया पोजीशन B पे. आई से द सरफेस इज स्मूथ. तो अगर किसी पार्टिकल के पास मास m है, वेलोसिटी v है, तो क्या उसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी होगी? कितनी होगी बोलो? हाफ एम वी स्क्वायर. आफ्टर सम टाइम पार्टिकल पोजीशन ए से पोजीशन बी पे पहुंच गया. मास अभी भी m है और अभी भी वेलोसिटी कितनी है? v. तो क्या अब भी इसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी है? कितनी है बोलो? हाफ एम वी स्क्वायर. So in this phenomena what happen? A mass transfer from one place to another place as well as energy also transfer from one place to another place. इसमें क्या हो रहा है? मास भी ट्रांसफर हो रहा है और उसके साथ साथ एनर्जी भी ट्रांसफर हो रही है. बट अगर मैं आपको एक और सिचुएशन दूं, मैं बोलूँ भाई ऐसा करो, बहुत सारे पार्टिकल्स ले लो. यू रिमेंबर इलास्टिक कोलिजन? इलास्टिक कोलिजन में एनर्जी कंजर्व रहती है. And you remember the case of elastic collision when two mass have equal, when two masses are equal, then after collision what happen? Velocity interchange. अगर एक रेस पर है तो दूसरा टक्कर मारेगा, ये रेस पे हो जाएगा और वो उतने से ही चल पड़ेगा. पता है ना तुम्हें केस? तो मान लेते हैं हमारे पास यहाँ बहुत सारे मासेस हैं और सबके सब आइडेंटिकल है ना. एंड सोन सबके सब क्या है भाई? आइडेंटिकल. मैंने क्या किया, अन्य बहुत करीब करीब रखे हुए हैं. ये तो आपको दिख रहा है गैप, क्योंकि इसमें कौन सी, ये मैंने कैसे दिखा रहा हूँ? जूम करके दिखा रहा हूँ. इनके बीच में जो गैप है बहुत कम है वो. तो जैसे ही आप इसको एक वेलोसिटी दोगे, लेट्स से u या v, तो क्या इसके पास कोई एनर्जी है? कौन सी? कितनी है? हाफ एम वी स्क्वायर. ये इसके साथ कोलाइड करेगा तो ये खुद तो रेस्ट पे आ जाएगा और ये वाली वेलोसिटी किसको मिल जाएगी? अगले वाले को मिल जाएगी v. यस. फिर ये इसको टक्कर मारेगा, ये इसको टक्कर मारेगा, ये इसको. तो क्या ये वेलोसिटी से ट्रांसफर होती जा रही है, यानी फाइनली इसके पास एक वेलोसिटी आएगी दैट इज v. यस और नो? अब मुझे बताओ कि देखो यहाँ एक काइनेटिक एनर्जी थी दैट वाज बोलो हाफ एम वी स्क्वायर. कुछ टाइम के बाद वो यहाँ पहुँच गई, फिर वो यहाँ पहुँच गई, एंड शॉन चलते चलते यहाँ पहुँच गई. मान लो पोजीशन ए है और ये पोजीशन बी है, तो कैन ही से देयर इज ए ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम पोजीशन ए टू पोजीशन बी विदाउट ट्रांसफरिंग दी मास. समझ रहे हो? इसमें क्या फर्क लग रहा है तुमको? एनर्जी तो यहाँ भी ट्रांसफर हुई ना, बट यहाँ क्या चीज एक्स्ट्रा ट्रांसफर हो रही? मास. और इसमें मास ट्रांसफर नहीं हो रहा है. सो ए काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस इन विच एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस is said to be wave without transferring the mass. ये वेव नहीं है क्योंकि इसमें क्या चीज ट्रांसफर हो रही है? एक्स्ट्रा मास भी. बट अगर मास या मैटर ट्रांसफर नहीं हो रहा है और एनर्जी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जा रही है, तो इस टाइप के डिस्टर्बेंस को हम बोलते हैं क्या? वेव. तो वेव की अगर मैं सिंपल डेफिनेशन बोलूं तो आई हैव टू से ए काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस
a kind of disturbance in which energy transferred from कहाँ से कहाँ, one place to, बोलो भाई, another place, without, बोलोगे, without transferring the mass और मैटर, समझ रहे हो, यानी मास के ट्रांसफर किए बिना एनर्जी एक प्लेस से दूसरी प्लेस क्या हो गई, ट्रांसफर हो गई। बस इसी डिस्टरबेंस का नाम क्या रखा, वेव। अब देखो डिटेल तो हम इस चैप्टर में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वेव का चैप्टर तुम्हारे सिलेबस में एकदम सेपरेट है, तो वेव के चैप्टर में पूरी डिटेल पढ़ेंगे वेव की। बट यहाँ तो मैंने क्यों बताया तुम्हें यहाँ, क्योंकि लाइट हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स क्या है, स्टडी ऑफ लाइट। तो आपको पता तो होना चाहिए ना लाइट क्या है। लाइट क्या है भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब एक वर्ड और आ गया, वेव। वेव क्या है, तो मैंने वेव बता दिया, वेव ये। अब वेव ना बहुत सारे टाइप्स की वेव होती है। जैसे इस क्लास के स्टूडेंट को मैं ना कई बेस पे डिफरेंशिएट करता हूँ। मैं तुम लोगों को मैं बोल सकता हूँ भाई नीट वाले साइड में हो जाओ, जेई वाले साइड में हो जाओ। तो बेस क्या बनाया, नीट एंड जेई बेस बना दिया, समझ रहे हो। मैं बोल सकता हूँ गर्ल्स अलग एक तरफ हो जाओ, बॉयज एक तरफ हो जाओ, तो बेस क्या बना दिया, समझ रहे हो। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कोई गर्ल्स नीट में हो या कोई बॉयज जेई में हो, है ना। मैं बोलूँ भाई पढ़ने वाले एक तरफ, ना पढ़ने वाले एक तरफ, ठीक है। तो ना पढ़ने वाले में सब खाली दिखेंगे तुम में, है ना, बोल सकता हूँ ना। या मैंने बोला भाई देखो लास्ट टेस्ट जो हुआ था उसमें 100 नंबर का मान लो पेपर था, मैंने बोला भाई 50 से ऊपर वाले साइड में हो जाओ, 50 से नीचे वाले साइड में, तो डिफरेंशिएट कर सकता हूँ मैं बहुत सारे बेसिस पर। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि एक स्टूडेंट का 50 से कम मार्क्स है और वो नीट में भी हो सकता है ना, नहीं हो सकता। या 50 से ज्यादा है और वो जेई में हो, ऐसा होता नहीं, ऐसा जेई वालों के साथ ऐसा बेटा हो सकता है ना ऐसा। अरे यस और नो। तो कितने पैरामीटर, कितने बेस हैं डिफरेंशिएट करने के, बहुत सारे हैं। बिल्कुल वैसे ही वेव को भी क्लासिफाइड करने के बहुत सारे बेस बना रखे हमने। समटाइम्स वी से कुछ स्टैंडर्ड की हम बात करेंगे। कुछ वेव ऐसी होती है जिनको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है, और कुछ वेव ऐसी होती है जिनको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की कोई जरूरत नहीं पड़ती। तो मीडियम को एक बेस बना के मैं वेव को क्लासिफाइड कर सकता हूँ, वेव को डिफरेंशिएट कर सकता हूँ, समझ रहे हो क्या बोला मैंने। कुछ वेव ऐसी हैं जिनको ट्रैवल करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, मीडियम की। मीडियम समझ रहे हो आप, यहाँ मीडियम प्रेजेंट है, कहा तो खाली दिख रहा है मेरे को। हाँ बहुत मीडियम प्रेजेंट है यहाँ। कोई ऐसा प्लेनेट बताओ जहाँ मीडियम प्रेजेंट नहीं है, वह क्यों। अरे मैं बोला प्लेनेट बताओ भाई, अरे कोई ग्रह का नाम बताओ। चंद्रमा, चंद्रमा सुना तुमने, मून पे मीडियम प्रेजेंट नहीं है। तो जो साउंड वेव होती है ना, सुना तो होगा साउंड वेव के बारे में। साउंड वेव को ट्रैवल करने के लिए ना मीडियम की जरूरत पड़ती है। मीडियम प्रेजेंट नहीं होगा तो आप चिल्लाते रहो जितना भी, आवाज सुनाई नहीं देगी। तो मून पे एक्चुअली मीडियम प्रेजेंट नहीं है, जबकि अर्थ पे मीडियम प्रेजेंट है। तो अर्थ पे आप चिल्लाओ कि आराम से भी बोलो तो भी आवाज आती है। देखो मैं आराम से ही बोल रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ मैं आराम से ही बोल रहा हूँ, अब आपको आवाज आ रही है। वही आप जोर जोर से सारे लोग चिल्लाएं मून पे जाके, वैसे तो जा नहीं पाओगे बट फिर भी मान लो इमेजिन कर लिया हम चले गए सब लोग, वही क्लास चल रही है फिजिक्स की, ठीक है, और खूब चिल्ला रहे, तो आवाज आएगी भाई, नहीं आएगी, क्योंकि वहां पे मीडियम प्रेजेंट नहीं है। तो वेव को हम दो टाइप के से क्लासिफाई कर रहे हैं यहाँ पर, सॉरी यहाँ पे मीडियम के बेस पे दो टाइप की वेव बना रहे हैं। एक वेव का नाम है जिसका नाम है मैकेनिकल वेव। क्या नाम है, मैकेनिकल वेव। और एक है जिसका नाम है नॉन मैकेनिकल वेव। कौन सी वेव भाई, नॉन मैकेनिकल वेव। देखो ये मैं आपको वापस बोल रहा हूँ, ये चैप्टर में डिटेल में सारी चीजें वेव में पढ़ी जाएंगी, बट ये चैप्टर वेव का चैप्टर नहीं है। फिर भी मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि बेसिक्स पता लग जाए आपको, जस्ट छोटा मोटा। तो एक कौन सी वेव है भाई, नॉन मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव उन वेव को बोलेंगे जिनको चलने के लिए, जिनको प्रोपेगेट करने के लिए, जब वेव कैरी क्या कर रहा है, मैं बोला वेव जा रही है तो क्या क्या लेके जा रहा है वो, मास। अभी तो बताया तुम्हें क्या, एनर्जी। वेव हमेशा क्या कैरी करती है, एनर्जी। तो मैकेनिकल वेव के डेफिनेशन में क्या लिखूं, ए वेव विच रिक्वायर्स, अरे सुन लो पहले मेरे को सुन लो, ए वेव विच रिक्वायर्स मीडियम, क्या भाई मीडियम, फॉर इट्स
प्रोपेगेशन, देखो एक वर्ड आ रहा है प्रोपेगेशन, क्या मतलब? अरे वेव का चलना। फॉर इट्स प्रोपेगेशन इज सेड टू बी विच वेव? सेड टू बी विच वेव? मैकेनिकल वेव। एग्जाम्पल बता दो, एक एक एग्जाम्पल। साउंड वेव, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? साउंड वेव। बट यू नो साउंड वेव ना दिखती नहीं अपने को। दिखी तुम्हें? मैं बोल रहा हूँ इधर, दिखी तुम्हें? नहीं। बट तुमको क्या दिखती है जनरली? प्रैक्टिकली हम किसको देख सकते हैं? कौन सी वेव को देखते हैं? ऐसे ऐसे करके जो चलती है, स्ट्रिंग वेव। रस्सी ली, रस्सी को यहाँ पे एक एंड से फिक्स कर दिया, दूसरे एंड को पकड़ा और इसको ऐसा ऊपर ले जाके जस्ट छोड़ दिया, ऊपर ले गया मैं और छोड़ दिया, तो कुछ होगा रस्सी में क्या? एक पल्स जनरेट हो जाएगी, एक पल्स जनरेट हो जाएगी और वो पल्स क्या करेगी? इधर आएगी, इधर। और रस्सी को ऐसे पकड़ के ऐसे झटका दिया, छोड़ दिया, तो पल्स क्या इधर भाग जाएगी निकल के? तो क्या होगी? इधर चलेगी ना, इस तरफ चलेगी और आपको ऐसे चलती नजर आएगी ऐसा। यस और नो? तो क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है कि यहाँ की रस्सी आगे पहुंच गई? नहीं, रस्सी आगे नहीं पहुंची, तो फिर ये आगे क्या जा रहा है? एनर्जी चल रही है। जैसे जैसे रस्सी के पार्टिकल्स को एनर्जी मिल रही है, पार्टिकल क्या कर रहे हैं? ऑसिलेट कर रहे हैं। समझ रहे हो? अरे भाई एनर्जी मिलेगी तो फड़फड़ाओगे ना तुम। तो वही हो रहा है कि यहाँ पे एनर्जी मिल रही है पार्टिकल को, तो पार्टिकल फड़फड़ा रहे हैं, मतलब ऑसिलेट कर रहे हैं, ऐसे ऑसिलेट कर रहे हैं। समझ रहे हो कि नहीं? तो अब ये जो चलता हुआ नजर आ रहा है, ये क्या है? यही वेव है। इट कैरीज एनर्जी, एन एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अब कोई बोलते सर हमने ऐसे नहीं किया था, एक स्टूडेंट बोलते सर मैंने ऐसे नहीं किया, मैंने तो ऐसे ले गया और फिर नीचे भी लाया, तो क्या अभी भी एसी पल्स जनरेट होगी? नहीं, अब कंप्लीट साइकिल जनरेट हो जाएगा। कैसा? ऐसा करता हूं, एक और डायग्राम बना देता हूं, है ना भाई। मैं क्या बोल रहा हूं कि मान लो रस्सी में आपने ऐसे ले गए और लेके नीचे भी ले आए ऐसा, तो अभी भी यही जनरेट करोगे खाली, तो अब क्या जनरेट होगा? कंप्लीट पल, कंप्लीट साइकिल। यानी अब कंप्लीट साइकिल आपको ऐसे चलता नजर आएगा, ऐसे चलता नजर आएगा। बोलो। एक स्टूडेंट बोलता है नहीं हमने तो ऐसा किया, ऊपर ले गए नीचे ले आए, फिर ले गए फिर ले आए, फिर ले गए फिर ले आए, कंटिन्यूसली यही चल रहा है। यानी इसको कंटिन्यूसली आप ऑसिलेट करा रहे हो, तो क्या ये होगा? खाली यही बनेगा? तो कितने पल्स दिखेंगे? कितने साइकिल? इनफाइनेटली मैनी। उसको अपन बोलते थे वेव ट्रेन। क्या बोलते थे उसको? बट ट्रेन में नहीं, डब्बा, डब्बे के साथ डब्बा नहीं जुड़ा होता, तो ये एक डब्बा ही मान लो, डब्बे के साथ डब्बा, तो क्या बोलते हैं? ट्रेन बन गई। तो आई से ट्रेन किसकी? वेव की। तो वेव ट्रेन। तो कैसे बनाऊं वेव ट्रेन? अगर इस रस्सी को आप ऑसिलेट कराते ही रहो, कराते ही रहो, कराते ही रहो, कराते ही रहो, तो क्या बनेगा? वेव ट्रेन बन जाएगी। यानी समझ रहे हो? तो ये हमको चलती नजर आ रही है क्योंकि ये स्ट्रिंग में चल रही है, बट साउंड वेव भी चलती है, बट वो हमें चलती नजर नहीं आ रही। तो भाई मैं क्या बोलता? मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव का एग्जांपल क्या हो गया? तो साउंड वेव हो गया और दूसरा स्ट्रिंग वेव। अरे बोलो ना, एटसेट्रा, और भी है बहुत सारे। तो वेव विच रिक्वायर्स मीडियम फॉर इट्स प्रोपेगेशन इज सेड टू बी मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव का एग्जांपल हमने देख लिया, साउंड वेव एंड स्ट्रिंग वेव। एक और देख लेते हैं, कौन सी भाई? ये दूसरे नंबर की, नॉन मैकेनिकल। नॉन मैकेनिकल की डेफिनेशन देख लेते हैं। नॉन मैकेनिकल की डेफिनेशन क्या है? एक ऐसी वेव जिसको चलने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। तो क्या लिखो बोलो? ए वेव which does not require any medium for its प्रोपेगेशन। देखो आई से एनी मीडियम, मतलब मीडियम हो या ना हो ये तब भी ट्रेवल करेगी। फॉर इट्स प्रोपेगेशन इज सेड टू बी, हाँ, नॉन मैकेनिकल वेव। एग्जाम्पल बता दो एक दो। हाँ, लाइट। बट यू नो लाइट एक स्पेशल टाइप की वेव है, उसका जो जनरल नाम है वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो बेहतर है मैं क्या बोलूं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है, कौन सी वेव भाई? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये बहुत सारे टाइप की है, बहुत सारे टाइप की।
उन्हीं टाइप में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बहुत सारी होती है, मैं कुछ नाम बताऊंगा आपको। उन्हीं में एक नाम आता है विजिबल रीजन, जिसको हम क्या बोलते हैं, लाइट। विजिबल रीजन का मतलब है जिसको हम देख सकते हैं। यू नो, एक टर्म होता है दैट इज सेड टू बी वेवलेंथ। यू हर्ड अबाउट द वेवलेंथ? कहाँ पढ़ा तुमने? मैंने कहीं पढ़ा है क्या ये तुम्हें? नहीं? अच्छा, 9-10 में पढ़ा था, ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो भाई कौन सी वेव? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कोई बोलता है सर लाइट, बिल्कुल लाइट तो आई, क्योंकि लाइट तो एक स्पेशल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है। को बोले कि सर लाइट वेव, हाँ भाई लाइट वेव भी है। लाइट वेव भी कैसी वेव है? नॉन मैकेनिकल। इस बात की गारंटी कैसे देता हूँ? कोई कोई झगड़ने लगे भाई लाइट वेव मैकेनिकल है या नॉन मैकेनिकल, और सन से लाइट आ रही है ना। क्या लगता है सन और अर्थ के बीच में छोटी मोटी डिस्टेंस है? क्या लगता है इस गैप में, ये जो डिस्टेंस है इसके बीच में क्या हमेशा मीडियम प्रेजेंट रहता है? नहीं। बहुत सारे प्लेसेस सन और अर्थ के बीच में ऐसे आएंगे जहां पे मीडियम प्रेजेंट नहीं है, बट फिर भी लाइट आ रही है। तो ये बेस्ट एग्जाम्पल है कि भाई लाइट अगर मैकेनिकल वेव होती तो जहां मीडियम ना होता वहां तो अटक जाती, चलती ही नहीं ना, तो हमारे पास पहुंचती ही नहीं। और एक और एग्जाम्पल आप देख लो, एक सिंपल एग्जाम्पल। आप क्या करो, एक मैग्नेट ले लो, मैग्नेट, एक मैग्नेट को अंदर लटका दो और यहाँ डब्बे में वैक्यूम क्रिएट कर दो, मतलब मीडियम खत्म कर दो, समझ रहे हो? और इसके पास एक और मैग्नेट लेके आओ, बाहर टच मत कराओ, बाहर लेके आओ, तो क्या लगता है ये मैग्नेट पे कुछ असर नहीं होगा? होगा। अरे नहीं होगा क्या? यानी असर हुआ ना उस पे। भाई पहले तो रेस्ट पर थी, अब मोमेंट आ गया, तो मोमेंट क्या कहाँ से आया? बिना एनर्जी के। बिना एनर्जी के आया। क्या हम एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं? तो इसका मतलब एनर्जी ट्रांसफर हुई होगी। कहाँ से? एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे। ये बेस्ट एग्जांपल है भाई कि देखो यहाँ एनर्जी ट्रांसफर हुई, यानी वेव चली बिना मीडियम के। बाहर मीडियम है बट अंदर तो मीडियम नहीं है, फिर भी ये इसमें हलचल तो होगी, ऑसिलेट तो करेगा कुछ ना कुछ। बोलो। तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ वेव ऐसी हैं जिनको चलने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती, और उसको हम क्या बोले, नॉन मैकेनिकल। तो ये जो वेव यहाँ से निकलेगी, दीज आर ऑल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। दो चार्ज ले लो भाई, चार्ज ले दो, चार्ज को अंदर रख दो, वैक्यूम क्रिएट कर दो, और बाहर एक और चार्ज ले लो। अगर वो लाइक चार्जेस है तो क्या करेंगे? रिपल। अनलाइक है तो क्या करेंगे? अट्रैक्ट। समझ रहे हो? तो इससे क्या पता लग रहा है भाई, अट्रैक्ट हो गया, चल पड़ा, तो बिना एनर्जी के चल पड़ा कोई चीज, यानी उसको एनर्जी मिली होगी तभी तो चला, यानी वेव की फॉर्म में एनर्जी मिली। समझ रहे हो? तो ये था भाई वेव की कहानी। अच्छा, एक और, ये तो बेस क्या बनाया, बेस हियर इन दो वेव को डिफरेंशिएट करने का बेस क्या बनाया? मीडियम। मीडियम बनाया। एक और बेस बनाते हैं हम, उसमें हम दो टाइप की और वेव डिस्कस करेंगे। एक होगी लॉन्गिट्यूडिनल और एक होगी ट्रांसवर्स। मतलब कि अगर कहीं एनर्जी ट्रेवल करी और मीडियम के पार्टिकल, भाई आपको मीडियम के पार्टिकल को जब एनर्जी मिलेगी तो मीडियम के पार्टिकल क्या करेंगे? ऑसिलेट करेंगे। अब ऑसिलेशन ना दो टाइप के हो सकते हैं। इट मे बी पॉसिबल कि वेव इधर चल रही हो, इधर कौन चल रही हो? वेव, और मीडियम के पार्टिकल ऐसे ऑसिलेट कर रहे हो, ऐसे ऑसिलेट कर रहे हो। इट इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव और इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। क्या है ये? परपेंडिकुलर। या ऐसा भी हो सकता है कि मीडियम के पार्टिकल, सॉरी, वेव ऐसे चल रही हो और मीडियम के पार्टिकल ना ऐसे ऑसिलेट कर रहे हो। मीडियम के पार्टिकल हो सकता है ऐसे ऑसिलेट करे और हो सकता है कि ऐसे ऑसिलेट करे। समटाइम्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव, समटाइम्स इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। जैसे स्ट्रिंग वेव है, स्ट्रिंग वेव देखा ना अपन, स्ट्रिंग वेव, और ये स्ट्रिंग वेव भाई, वेव किधर चल रही है? इधर, और पार्टिकल ऑसिलेट ऐसे कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं बताओ? ऐसे कर रहे हैं। तो इस वेव का नाम कुछ और रखूंगा, और जिसमें पार्टिकल ऐसे ऑसिलेट करेंगे उसका नाम कुछ और रख दूंगा। तो एक को बोल देते हैं ट्रांसवर्स वेव, एक को बोल देते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव। तो भाई किसको ट्रांसवर्स बोलेंगे? इसको बोलेंगे कौन सी वेव? ट्रांसवर्स। इसको बोलेंगे ट्रांसवर्स वेव। कौन सी वेव ट्रांसवर्स वेव कहलाएगी? if the oscillation of the particle is perpendicular to the direction of propagation of wave, then that type of wave is said to be transverse. If the oscillation of the particle in the direction of wave, then that type of wave is said to be longitudinal. लिख दो डेफिनेशन छोटी मोटी। क्या अपन वेव का चैप्टर पढ़ रहे हैं क्या? तो पढ़ क्या रहे हैं? रे ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स स्टडी ऑफ लाइट। लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। वेव के बारे में जानने की कोशिश चल रही है।
दो तो देख ली, मैकेनिकल एंड नॉन मैकेनिकल, दो और देख रहे हैं, ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल। इसके बाद इसको वापस नहीं देखेंगे, अभी चैप्टर में ही देखेंगे फिर, ठीक है। तो भाई लिख देता हूं मैं ट्रांसवर्स वेव क्या है भाई, डेफिनेशन बोलो। इफ ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल, बोलो, परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ, बोलोगे, प्रोपेगेशन। अरे प्रोपेगेशन का वर्ड मतलब वेव का चलना, प्रोपेगेशन ऑफ वेव, ठीक है भाई। देन इट इज सेड टू बी, बोलो कौन सी, ट्रांसवर्स वेव। याद रहेगी डेफिनेशन। चलो एक दो एग्जाम्पल बोल दो। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल जो तुम्हें दिखता है, स्ट्रिंग वेव। क्या एक ही तो नहीं, अरे बहुत सारे है ना। एक और देखते हैं, कौन सा भाई बोलो, एक और बताओ कौन सा, लॉन्गिट्यूडिनल वेव, लॉन्गिट्यूडिनल वेव। अब सुनो भाई, लॉन्गिट्यूडिनल वेव क्या है। अगर प्रोपेगेशन ऑफ वेव ऐसा हो और पार्टिकल कैसे ऑसिलेट करे, ऐसे ही ऑसिलेट करे इसी डायरेक्शन में, तो क्या लिखो बताओ। इफ ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल in the direction of, I don't have to say in the direction, along the direction। क्यों, ओ भाई इधर वेव चल रही है तो इन द डायरेक्शन तो ये हो गया, बट ऑसिलेट तो ऐसे करेंगे ना, तो बेटर टू से इफ ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल along the direction, है ना। अरे फर्क समझ लो भाई, along और इन में, along the direction of, हाँ, propagation of wave, this type of wave is said to be longitudinal wave। एक एग्जाम्पल बता दो, खाली एक एग्जाम्पल, साउंड वेव। कौन सी वेव, अभी मैं तुम्हें ये तो बता रहा था कि भाई नीट वाला स्टूडेंट के 50 से कम मार्क्स नहीं ला सकता, ला सकता है, मना कर रहे हो तो ला सकता है ना। ऐसे ही क्या लॉन्गिट्यूडिनल ट्रांसवर्स नहीं हो सकती, लॉन्गिट्यूडिनल ट्रांसवर्स हो सकती है, तो अभी बोला तूने हो सकती है। अरे लॉन्गिट्यूडिनल कहां से ट्रांसवर्स हो जाएंगी, लॉन्गिट्यूडिनल अलग है, ट्रांसवर्स अलग है। तो वापस पूछता हूं, क्या लॉन्गिट्यूडिनल मैकेनिकल हो सकती है, यस, एग्जाम्पल, अरे साउंड वेव लॉन्गिट्यूडिनल भी और मैकेनिकल भी। क्या ट्रांसवर्स नॉन मैकेनिकल, सॉरी, क्या ट्रांसवर्स मैकेनिकल हो सकती है, ट्रांसवर्स मैकेनिकल हो सकती है। अरे हाँ भाई, तुम्हारे सामने एग्जाम्पल, स्ट्रिंग वेव ट्रांसवर्स भी है और स्ट्रिंग वेव मैकेनिकल भी है, समझ रहे हो। अब ऐसे और भी टाइप की बन जाएंगी, बट ठीक है, ये बेसिक हमने देख लिया। अब हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। टॉपिक क्या चल रहा है भाई, हाँ, रे ऑप्टिक्स। हमने थोड़ा लाइट के बारे में देखा, इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। खाली अभी एक ही प्रॉपर्टी देखी है, देखो इसके बारे में, ये वेव को ये झमेलापन ने क्यों किया, खाली इसके लिए बस, है ना। तो ये पहला पॉइंट था, इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। किसके बारे में पहला पॉइंट था, लाइट के बारे में। अच्छा, अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ लाइट के बारे में, ठीक है। लाइट जो है, ये पॉइंट को मैं वापस लिख देता हूँ ना, लाइट को मैं वापस लिख देता हूँ। लाइट क्या था भाई, पहला पॉइंट वापस लिखते हैं, इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, बोलो भाई, वेव। अच्छा, तुमने लाइट के बारे में ये भी सुना होगा, इट ऑलवेज मूव अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, इट शोज रेक्टिलिनियर मोशन, यू नो, रेक्टिलिनियर मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। तो लाइट जो है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलती है। बट कुछ साइंटिस्ट लोगों ने लाइट के साथ में एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने देखा कि कभी कभी लाइट स्ट्रेट लाइन में चलने की बजाय बैंड भी हो जाती है। यानी लाइट, वैसे तो लाइट एक्चुअल में तो लाइट की प्रॉपर्टी क्या है, लाइट सीधी चलती है स्ट्रेट लाइन में, बट कभी कभी ऐसा हुआ, बाय एक्सपेरिमेंट देखा गया कि लाइट जो है कभी कभी सीधी जाने की बजाय ऐसे बैंड भी हुई है। अब ये एक्सपेरिमेंट कहां देखा गया, Have you heard about it? तो पहले तो मैं सिंपल पॉइंट लिखता हूं कि लाइट शोज विच मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन। इट शोज इन जनरल, है ना, बेटर टू राइट इन जनरल, अक्सर ऐसा होगा बट हमेशा ऐसा नहीं होगा, सो बेटर टू राइट इन जनरल। बोलो, लाइट शोज कौन सी मोशन,
रेक्टिलीनियर मोशन। क्या मतलब भाई? मोशन अलोंग ए, ये कहां पढ़ा था तुमने? अच्छा, मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन कहां पढ़ा है? और काइनेमेटिक्स, मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। बट समटाइम्स ऐसा हमेशा होगा क्या? मैंने हमेशा के लिए लिखा है, क्या लिखा है? इन जनरल, अक्सर ऐसा होता है, बट समटाइम्स क्या? हाँ, समटाइम्स लाइट क्या करेगी? लाइट विल बेंड एट एजेस ऑफ ऑब्स्टेकल। इसका मतलब समझो, कुछ साइंटिस्ट ने ऐसा ऑब्जर्व किया, ग्रीमेंडी नाम के साइंटिस्ट थे, ग्रीमेंडी, मैं शायद नाम बोल रहा हूँ, हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूँ नाम, बट छोड़ो, साइंटिस्ट का नाम नहीं लेता, पर एक साइंटिस्ट है, ठीक है, साइंटिस्ट का नाम हो सकता है गलत बोल दिया हूँ मैंने, नहीं, ग्रीमेंडी नाम के साइंटिस्ट तो हैं, बट वो मैं भूल गया कि उन्होंने क्या किया था ना, हो सकता है, चलो एक साइंटिस्ट है ना, नाम लेने की क्या जरूरत है, हो सकता है मेरा वो कुछ और किया उन्होंने, मैं कुछ और बोल दूँ। एक साइंटिस्ट है, उन्होंने ऑब्जर्व किया, एक ऑब्जेक्ट लिया अच्छी खासी लेंथ का। अच्छा, बट इससे पहले मेरे को आपको बताना पड़ेगा, ये पॉइंट को समझाने के लिए मुझे बताना पड़ेगा कि वेवलेंथ क्या होती है। देखिए वेवलेंथ, अच्छा फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड तो सबको पता है ना भाई, फ्रीक्वेंसी टाइम टेकन टू कंप्लीट गलत गलत गलत, तो कहाँ ध्यान कहाँ है तुम्हारा? फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन बता दो। टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज सेड टू बी फ्रीक्वेंसी। हाँ, time taken to complete one oscillation is said to be time period. What do you mean by frequency? Number of oscillation, number of cycle, number of revolution, number of rotation in 1 second is said to be frequency. ओ भाई बार बार लिखो अब ये बात में, हाँ? लिखाने को बोल रहे हो तुम मेरे को, लिखा देते भाई, पूरे चैप्टर में काम आएगी, क्या करें? फ्रीक्वेंसी बोलो भाई, फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ रोटेशन और क्या भाई, रिवॉल्यूशन और ऑसिलेशन, और कुछ भी है? रोटेशन, रिवॉल्यूशन और ऑसिलेशन और साइकिल इज सेट इन 1 सेकेंड, इन हाउ मेनी सेकेंड? इन 1 सेकेंड, या इसी बात को बोलेंगे पर सेकेंड। भाई पर सेकेंड बोलो या 1 सेकेंड बोलो, एक ही बात है ना। इन 1 सेकेंड इज सेट टू बी, बोलो, इज सेट टू बी फ्रीक्वेंसी। जनरली फ्रीक्वेंसी को हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, और एफ का फॉर्मूला होता है एफ इज इक्वल्स टू 1/t, वे टी इज सेट टू बी टाइम पीरियड। कोई बोले मेरे को तो टाइम पीरियड की डेफिनेशन भी भूल गया, मैं बोला ठीक है भाई लिख देते हैं, बोलो भाई, time taken to complete one rotation, oscillation, revolution या cycle is said to be time period। लिख देते वापस, time taken to complete। क्या हमने अभी रे ऑप्टिक्स स्टार्ट कर दिया? नहीं किया, तो क्या पढ़ रहे हैं? बेसिक चल रहा है, अभी तो स्टार्ट ही नहीं हुआ है। टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रोटेशन और ऑसिलेशन और रिवॉल्यूशन और साइकिल इज सेट टू बी, बोलो, टाइम पीरियड। जनरली हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको? कैपिटल टी, और टी और एफ के बीच में रिलेशन आपको बताइए, दैट इज टी इक्वल टू 1/f या एफ इक्वल टू 1/t या टी एफ इक्वल टू 1। और एफ की यूनिट क्या होती है? एफ की हर्ट्स या सेकंड की -1, या आप इसी चीज को क्या लिखते हो? पर सेकंड। अरे बोलो, पर सेकंड। और भाई टाइम पीरियड तो पता ही है, ऐसा यूनिट दैट इज सेकंड, है ना। अब हम बात करते हैं, फ्रीक्वेंसी हो गया, टाइम पीरियड हो गया, नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी वेवलेंथ। किसकी बात करने जा रहे हैं? बिल्कुल बेसिक पैरामीटर है वेवलेंथ। अच्छा, नाम से कुछ समझ आ रहा है? वेव लेंथ, वेव की लेंथ,
सही है, वेव की ही लेंथ है, बट वेव की लेंथ तो बहुत हो सकती है। कौन सी वेव की लेंथ? मैं बताता हूँ। अब फिर वही बात आती है, मैं यहाँ पे वेव बनाना चालू कर दूं तो भाई सारी वेव दिखती है क्या? बट जनरली अब समझने के लिए तो मेरे को बनानी पड़ती है। जैसे बोलो ट्रांसवर्स वेव है, तो ट्रांसवर्स वेव में अक्सर ये स्ट्रिंग वाली दिखा दूंगा, ये ऐसा, ये चल रही है ना वेव, ये वेव चल रही है, यस और नो? बताओ इसमें एक साइकिल कहाँ कंप्लीट होगा? एक साइकिल यहाँ नहीं, ये तो आधा है भाई, यहाँ, यानी यहाँ से यहाँ एक साइकिल कंप्लीट हो गया। और एक साइकिल कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है अभी पढ़ा अपन ने, टाइम पीरियड, यानी यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम है दैट इज कैपिटल टी, बराबर। अच्छा, लाइट या वेव जो चल रही है वो कुछ स्पीड से तो चलेगी ना। अरे वेव चलने का मतलब है कि एनर्जी ट्रेवल कर रही है, वो कोई स्पीड से तो करेगी। मान लो वो एनर्जी ट्रेवल कर रही है या वेव ट्रेवल कर रही है से v स्पीड से, कितने से? v से। तो बताओ अगर एनर्जी v से चले और t टाइम तक चले तो कुछ तो दूर चल पड़ेगी। तो क्या नहीं कैलकुलेट द डिस्टेंस फ्रॉम हियर टू हियर, और यू नो v तो कांस्टेंट है, तो डिस्टेंस को निकालने का आसान वाला फॉर्मूला काइनेमेटिक्स में स्पीड इनटू टाइम। क्या नहीं यूज स्पीड इनटू टाइम? तो बोलो स्पीड बोलो v, टाइम बोलो t। So this vt is the distance traveled by the wave in one time period, yes or no? And that distance is said to be wavelength. Agree? और वेवलेंथ को हम लोग जनरली रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू हो जाएगा vt, बराबर। बट डू यू नो t इज 1/f? ओ भी देखा भाई, t क्या है? 1/f, तो आई कैन राइट v इंटू 1/f, लिख सकता हूँ। f को इधर ले जाऊं तो बड़ा फेमस फॉर्मूला है, शायद तुमने कभी देखा हो, v इक्वल टू एफ लैम्डा। अरे इधर जाएंगे वह मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो v इक्वल टू क्या मिलेगा? एफ लैम्डा। v क्या है? हाँ ठीक, स्पीड लिख दो, स्पीड ऑफ वेव, स्पीड ऑफ वेव। एफ क्या है? फ्रीक्वेंसी। लैम्डा क्या है? वेवलेंथ। बताओ समझा? अब अगर मैं बोलूं कि भाई वेव ना लाइट वेव, लाइट है तो लाइट भी तो वेव ही है, और यू नो लाइट की स्पीड क्या v होती है? चलो लाइट की स्पीड बताओ। हाँ 3 × 10⁸ मीटर पर, छोटी मोटी है। इसको किलोमीटर में बनाए, किलोमीटर में, तो किलोमीटर में 10⁻³ से डिवाइड कर दो, और ज्यादा से डिवाइड करना पड़ेगा ना भाई, तो क्या बनेगा? 3 × 10⁵ है ना, किलोमीटर पर। अच्छा इसको वैसे लिखेगा वैसे, अरे 10 को छोड़ के कितनी जीरो बनाऊंगा? बराबर, देखना जरा, पढ़ना इसको जरा। 3 लाख किलोमीटर पर एक सेकंड। तुम ये फील नहीं कर पा रहे हो लगता है, एक सेकंड में कितना? 3 लाख किलोमीटर। यू नो अर्थ की रेडियस नहीं पता है? अरे पढ़ा हुआ ना ग्रेविटेशन में भाई, क्या होती है? 6400 किलोमीटर अर्थ की रेडियस। यानी अगर ये अर्थ है ना, इसकी रेडियस कितनी है? 6400, है ना, अप्रोक्स। मतलब वैसे तो अर्थ बल्कि होती है, बल्कि मतलब 2 रेडियस है उसमें, बट ठीक है अपन एवरेज ले रहे हैं 6400। बताओ उसका डायमीटर कितना हो गया भाई? 12800 किलोमीटर, देख रहे हो? और ये 3 लाख, एक सेकंड में कितनी अर्थ की, देख रहे हो कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। और आप समझो कि इसको आने में अर्थ पे कई मिनट लगती हैं। अरे सन से लाइट नहीं आ रही भाई, इसको आने में कई मिनट लग रही है, तो अब देखो कितना ज्यादा डिस्टेंस होगा। अरे ये तो 12800 तो कुछ भी नहीं है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में कवर हो जाती है, समझ रहे हो? बट ये क्यों बता रहा हूं मैं तुम्हें, ऐसे ही बता दिया मैंने। सो फॉर लाइट वी नो स्पीड ऑफ द लाइट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब आप ये देखो, अगर मैं ये वाले फॉर्मूला लाइट के लिए लगाता हूं तो मुझे v इक्वल टू एफ लैम्डा की जगह क्या मिलेगा? c इक्वल टू एफ लैम्डा। एफ फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, लैम्डा वेवलेंथ ऑफ लाइट, एंड c स्पीड ऑफ लाइट। समझ रहे हो? बट हम देखेंगे कि अगर लाइट एक मीडियम से, ये तो लाइट की जो स्पीड है ना वो वैक्यूम में है। कहां पर है? वैक्यूम में। बट मान लो लाइट को ग्लास के अंदर चला दी, नहीं चलती ग्लास के अंदर लाइट, कहां देखी तुमने? और बड़ा सा कांच रख दो, इधर लाइट है, क्या पार पार नहीं हो जाती वो?
तो निकल के गई ना लाइट वहां से। तो क्या लगता है जब लाइट किसी मीडियम में चलेगी तो भी स्पीड इतनी होगी, तो बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी? समझ रहे हो, क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। देखो यहां से एक और छोटा सा पैरामीटर आता है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं आगे चल के। उसको एक्चुअली रे ऑप्टिक्स पढ़ने जा रहे हैं, उसमें दो सेक्शन है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में एक टर्म आता है दैट इज सेड टू बी समथिंग नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यू हर्ड अबाउट द वर्ड? तो कर ले उसको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को देख ले भाई। तो देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम डिफाइन कर रहे हैं, छोटे मोटे पैरामीटर चैप्टर के उड़ा देते अभी, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, वेवलेंथ और फॉर्मूला v इक्वल टू एफ लैम्डा या c इक्वल टू एफ लैम्डा और f इक्वल टू 1/t। एक और देखें, दैट इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखिए भाई इसको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जनरली वैसे तो इसको हम लोग म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, बट कभी कभी हम म्यू की जगह इसको n से भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं ना। समटाइम्स म्यू वाज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन था ना, था, बट यहाँ पे म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या कभी कभी म्यू की जगह हम क्या ले लेंगे, एन भी ले लेंगे, ठीक है। फिलहाल मैं म्यू लूंगा, ठीक है, म्यू। सो हाउ यू डिफाइन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम, ऑफ ए मीडियम कैसे डिफाइन करेंगे भाई? मीडियम क्या हो गया भाई? वाटर एक मीडियम हो गया, ग्लास एक मीडियम हो गया, एयर मीडियम होगी, बहुत सारे मीडियम प्रेजेंट है। अरे बोलो, ऑयल भी एक मीडियम हो गया। तो अगर लाइट को मैं पानी के अंदर चलाऊं, तुम्हें क्या लगता है जो स्पीड वैक्यूम में वही पानी में होगी? नहीं, अरे पानी में कम हो जाएगी। मतलब ग्लास में चलाऊं और कम हो जाएगी। समझ रहे हो ना? तो अगर आप लाइट की स्पीड को देखोगे तो वो मीडियम पे डिपेंड करती है, समझ रहे हो? बट एक चीज ऐसी है जो मीडियम पे डिपेंड नहीं करती, वो क्या है? नहीं, मैं बताता हूं। फ्रीक्वेंसी जो है वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। जब एक वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो उसकी स्पीड चेंज हो सकती है, उसकी वेवलेंथ चेंज हो सकती है, बट उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो सकती है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन दी जनरेटर फंक्शन। यानी जिस चीज से आपने वेव को जनरेट किया था, लेट्स गो बैक। मैंने बताया था कि देखो यहाँ पे एक पल्स बनी थी, यहाँ पे एक साइकिल बना था, यहाँ पे वेव ट्रेन बनी थी, बराबर। तो भाई यहाँ पल्स क्यों बनी थी? क्योंकि जिससे मैंने जनरेट की थी वेव, दैट इज नोन एज जनरेटर फंक्शन, उसको मैंने ऐसे ऑसिलेट करा के छोड़ दिया। तो अब जो फ्रीक्वेंसी होती है ना वेव की, वो फ्रीक्वेंसी सिर्फ जनरेटर फंक्शन चेंज कर सकता है, कोई मीडियम उसको चेंज नहीं कर सकता। तो हम ये बात लिख देते हैं, फ्रीक्वेंसी के पॉइंट में बात लिख देते हैं कि फ्रीक्वेंसी, हाँ, फ्रीक्वेंसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम। यानी अगर मैं फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो भाई अगर एक वेव, ध्यान से सुनना, मान लो एक मीडियम है, मीडियम नंबर 1, और ये एक दूसरा मीडियम है, मीडियम नंबर 2। जब एक वेव यहां से चल के किसी दूसरे मीडियम में जाएगी तो क्या चीज कांस्टेंट रहेगी? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज व्हेन वेव ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। तो फिर क्या चेंज होता है? स्पीड चेंज हो सकती है और वेवलेंथ चेंज हो सकती है, बट फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करती है? सोर्स पे, जनरेटर फंक्शन पे, ऑसिलेटर फंक्शन पे। यानी जिससे आपने उस वेव को जनरेट किया था, दैट इज सेड टू बी जनरेटर फंक्शन, फ्रीक्वेंसी उस पे डिपेंड करेगी। तो लिख दो क्या इस बात को, है ना? फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव डज नॉट, बोलो, डिपेंड्स ऑन मीडियम। यानी जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में वेव जाएगी तो अगर यहां फ्रीक्वेंसी एफ है तो यहां भी फ्रीक्वेंसी एफ रहेगी। अरे समझ रहे हो तुम किसकी बात कर रहे थे अपन? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दैट इज म्यू और एन ऑफ ए मीडियम। हाउ यू डिफाइन इट? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम इज इक्वल्स टू लिखो भाई, मैं, अरे लिखो, क्या लिखो बोलो? स्पीड ऑफ लाइट, अरे सुन तो लो पहले, इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम इज डिफाइंड एज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। मान लो स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में वो तो c है ना, और मान लो मीडियम में कितनी है? v। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला बनेगा म्यू इक्वल टू सी बाई वी, ठीक है भाई? अरे बोलो,
अच्छा अब मैं मान लो ऐसा बोल रहा हूं कि भाई मान लो ये मीडियम 1 है और ये एक मीडियम 2 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लेते हैं μ1 और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लेते हैं μ2। मान लो इसमें जब लाइट है या कोई वेव है उसकी स्पीड मान लो v1 है और यहां पहुंची तो मान लो स्पीड कितनी है v2। इसमें वेवलेंथ मान लेते हैं λ1 है और इसमें पहुंचे तो वेवलेंथ λ2। इसमें फ्रीक्वेंसी मान लो f है तो इसमें भी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी मीडियम पे डिपेंड। अच्छा यू नो म्यू का फॉर्मूला देख ले, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। क्या हम इस म्यू के फॉर्मूले की हेल्प से μ1 बना सकते हैं? μ1 बना के दिखाओ, बोलो μ1, बोलो। इधर करता हूं इसको ना, मैं नेक्स्ट पेज पे जाना पड़ेगा वरना मेरे को। बोलो बोलो μ1 अपॉन c अपॉन v1, यस और नो, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली μ2 बोलो c अपॉन v2, इक्वेशन नंबर 2। क्या हम μ1 को μ2 से डिवाइड कर सकते हैं? तो देखते हैं 1 यानी इक्वेशन 1 को डिवाइड कर देते इक्वेशन 2 से, तो μ1 अपॉन μ2, देख रहे हो भाई, μ1 अपॉन μ2 इज इक्वल्स टू c बाई v1 बाई c बाई v2, c कैंसलिंग ईच अदर, v2 चल के ऊपर जाएगा, v2 अपॉन v1, यस और नो। बट तुम भूल गए हो लगता है, सुनना ध्यान से, μ1 अपॉन μ2 की वैल्यू आ गई v2 अपॉन v1, बट यू रिमेंबर v वाज f लैम्डा, सो v1 विल बी f लैम्डा 1, बोलो। Similarly, V2 will be f lambda 2. If I substitute the value here, V2 की value f lambda 2 upon f lambda 1, f cancelling each other. तो final expression मिला μ1 upon μ2 is equals to V2 upon V1 is equals to lambda 1। आया समझ में? 9th 10th में इसके ऊपर क्वेश्चन आते तुम्हारे पास, ठीक है, पता नहीं तुमने करे थे या ओमिट हो गया था, वो तो मुझे नहीं पता है, आते हैं इसके ऊपर। तो ये भाई बेसिक चीजें पढ़ी हमने, फ्रीक्वेंसी देखी, टाइम पीरियड देखा, और क्या देखा भाई, स्पीड ऑफ लाइट देख लिया और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देख लिया। हाउ यू डिफाइन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अब पक्की बात है ऊपर सी है और नीचे जो भी स्पीड होगी वो तो छोटी होगी सी से, तो भाई ऊपर बड़ा नंबर है नीचे छोटा नंबर है, तो ये वैल्यू क्या कभी छोटी आएगी 1 से? नहीं। इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या तो 1 हो सकता है 1 से ज्यादा होगा, 1 से छोटा नहीं होगा, समझ रहे हो? अच्छा लेट्स ओके, अभी क्या चल रहा था भाई, क्या पढ़ क्या रहे थे? अरे रे ऑप्टिक्स तो पढ़ रहे थे, बट चल क्या रहा था? लाइट के बारे में। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो तुम भाई? लाइट के बारे में पहला पॉइंटर, इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इन जनरल लाइट शोज रेक्टिलिनियर मोशन बट समटाइम्स लाइट विल बेंड एट एजेस ऑफ ऑब्स्टेकल। तो यहीं से मैंने यह चालू किया था, है ना, वापस आए अपने पॉइंट पर। तो मैं बोल रहा था कुछ साइंटिस्ट लोगों ने ऑब्जर्व किया, और बताऊं भाई उस बात को मैं तुम्हें, उन्होंने क्या ऑब्जर्वेशन किया कि एक ऑब्जेक्ट लिया। अच्छा देखो 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 देखो, जो मेन बात थी वो पता नहीं, भूल गया भाई, वेवलेंथ कहाँ है? वेवलेंथ, ये वेवलेंथ है ना, वेवलेंथ ऑफ लाइट। वेवलेंथ ऑफ लाइट जो होती है उसकी एक रेंज बताता हूं मैं आपको। वेवलेंथ ऑफ लाइट जो है, लिख देता हूं यहां, वेवलेंथ ऑफ लाइट, इसकी रेंज होती है अप्रोक्सीमेटली 3200 एंगस्ट्रॉन से लेकर 7200 एंगस्ट्रॉन। और भाई ये डाटा बड़ा खराब है, कहीं कुछ है और कहीं कुछ है, इंटरनेट पे कुछ मिल जाएगा, किसी बुक में कुछ दिया है, कभी क्वेश्चन में कुछ दे देगा। मतलब ये एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, 3200 एंगस्ट्रॉन से लेकर 7200 एंगस्ट्रॉन तक वेवलेंथ होती है किसकी? लाइट की। यू नो एंगस्ट्रॉन बहुत बड़ा है, 10 की पावर -10, समझ रहे हो, 10 की -10, भाई इतना छोटा है। आपको मैं कैसे बताऊं, 1 सेंटीमीटर समझते हो ना, उसका लाखवां हिस्सा समझ लो आप, उससे भी। अच्छा अब समझना पड़ेगा, फिर समझना ही पड़ेगा, रुक जाओ एक मिनट रुक जाओ। 3200 एंगस्ट्रॉन, देखते हैं कैन आई राइट इट 3200 इंटू 10 की पावर -10 मीटर, बोलो। अच्छा अगर मेरे को सेंटीमीटर में बनाना हो तो 100 से और मल्टीप्लाई कर दो, तो 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3200 इंटू 10 की पावर -8 हो जाएगा, बराबर। अच्छा इसको ऐसा लिख दो क्या, ऐसा 8। अच्छा 2 ये और 8 ये नीचे 6 बचेगी, 6 क्या है ये?
और ऐसे ही देख रहे हैं, ऐसे ही टाइम पास के लिए देख रहे हैं, ये देखना चाह रहे हैं कितनी छोटी वेवलेंथ होती है। अरे देखें 32 डिवाइडेड बाई 10⁻6। अच्छा इसको प्रॉपर लिखते हैं। 10⁻6 कितना, कितनी जीरो, 1 2 3 4 5 6, 32 सेंटीमीटर का, 32 सेंटीमीटर समझ गए कितना बड़ा होगा 32 सेंटीमीटर? स्केल ले लो, एक स्केल, उसका कौन सा हिस्सा? हाँ 1 लाख नहीं है, 10 लाख, 10 लाखवा हिस्सा। अब कोई बोलता है सर मेरे को अभी भी फील नहीं हो रहा है। मैंने कहा ठीक है भाई तू ऐसा कर 0.3 ले ले ना, ऐसा कर इसको एक जीरो और ले लेते, इसको ऐसा लिख देते 3.2 लिख दो, 3.2, 3.2 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 1 लाख बन गई। और 3.2 सेंटीमीटर कितना होगा, हार्डली इतना, उसका 1 लाखवा हिस्सा। ना कुछ फील हो रहा है तुम्हें? 1 लाखवा, इतना छोटा है वेवलेंथ। और मैक्स टू मैक्स कितना जाएगा, 7.2 सेंटीमीटर का 1 लाखवा हिस्सा, बस उससे बड़ा जाएगा भी नहीं। यानी लाइट की वेवलेंथ इतनी ज्यादा छोटी है, कितनी, 3.2 सेंटीमीटर, इतने से पार्ट का कितना हिस्सा, 1 लाखवा हिस्सा। और मैक्स टू मैक्स कितना जाएगा, 7.2 सेंटीमीटर का 1 लाखवा हिस्सा अप्रोक्सीमेटली। समझो कितना छोटा है, बोलो भाई। तो साइंटिस्ट लोगों ने एक ऑब्जर्वेशन किया, उन्होंने बोला कि भाई देखो जब लाइट को हम किसी एक ऐसे ऑब्जेक्ट पे डालते हैं जिसका साइज वेवलेंथ के साइज से काफी बड़ा हो, जैसे मैं बोलूं 2 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट ले लो, हालांकि हमारे लिए 2 सेंटीमीटर भी छोटा ही होता है, बट लाइट तो बहुत छोटी है, उसके कंपैरेटिवली तो 2 सेंटीमीटर बहुत बड़ा है, यस और नो? तो साइंटिस्ट लोगों ने ऑब्जर्व किया कि भाई मान लो एक ऑब्जेक्ट रख दिया लाइट के सामने, ये एक लाइट का सोर्स है, और लाइट इससे, भाई ऑब्जेक्ट नहीं रखा तो लाइट तो निकल रही थी ऐसा, और अगर मैं एक स्क्रीन यहाँ पे लगा दूं तो स्क्रीन पे क्या पड़ेगी, लाइट पड़ेगी। उन्होंने क्या किया कि एक ऑब्जेक्ट रखा लाइट के सामने जिसकी लेंथ अच्छी खासी, लेट्स से 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, और लाइट का सोर्स यहाँ रखा। तो अब क्या होगा बताओ, जब लाइट ऐसे ट्रेवल, यू नो लाइट ट्रेवल इन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, तो लाइट तो ऐसे जाके ऐसे ट्रेवल करेगी, यस और नो? भाई लाइट जो है वो इधर पड़ेगी जाके, ये वाला जो पार्ट है यानी यहां से यहां तक, क्या कोई लाइट पड़ पाएगी, कोई लाइट पड़ेगी यहां पर? इसका मतलब लाइट जो पड़ेगी वो सिर्फ यहां से ऊपर या यहां से नीचे, और ये वाला जो पार्ट है वो शेडो हो जाएगा, यानी यहाँ पे कोई लाइट, ये शेडो रहेगी इधर, यस और नो? यानी यहां पे कोई लाइट नहीं पड़ी। बट साइंटिस्ट लोगों ने ऑब्जर्व किया कि अगर इस ऑब्जेक्ट का साइज बहुत छोटा कर दें, क्या कर दे भाई, बहुत छोटा, कितना छोटा, कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट, कितना, कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट। अभी बता तुम्हें लाइट का वेवलेंथ का साइज 3.2 सेंटीमीटर का 1 लाखवा हिस्सा, अगर उस तक ले आए, इतना छोटा कर दे, तो अब लाइट जो है वो रेक्टिलिनियर मोशन शो करने की बजाय जब वो इस एज पे पड़ेगी तो वो रेक्टिलिनियर मोशन शो नहीं करेगी। तो ये कैसे पता किया उन्होंने, और भाई एक्सपेरिमेंट से पता किया उन्होंने, ऑब्स्टेकल को छोटा किया, ऑब्जेक्ट को छोटा किया, तो पता ये लगा, पता क्या लगा, पता ये लगा कि जब इस ऑब्जेक्ट को उन्होंने छोटा किया, इस ऑब्जेक्ट को क्या किया भाई, बहुत ज्यादा छोटा किया, तो पता ये लगा ये बहुत छोटा है। अभी बोलो सर इतना ही बड़ा अभी बना था, ओ भाई बहुत छोटा है, क्या करके दिखा रखा है, जूम। और यहाँ क्या लगा रखी है हमने, स्क्रीन, स्क्रीन लगा रखी है, तो पता ही लगा कि लाइट ऐसे जानी चाहिए थी ना, और भाई लाइट तो ऐसे जानी चाहिए थी, बट पता ही लगा कि जहां शेडो थी वहां पर भी कुछ लाइट पहुंच गई। इसका मतलब लाइट जैसे यहां पड़ी होगी वो ऐसे बैंड हो गई, जैसे यहां पड़ी होगी ऐसे बैंड हो गई। तो लाइट एट द एज ऑफ द ऑब्स्टेकल क्या हो गई, बैंड हो गई। बट ये कब हुआ, जब ऑब्स्टेकल का साइज कंपैरेबल टू दी वेवलेंथ ऑफ लाइट। ये एक्सपेरिमेंट से देखा गया। इसी फिनोमिना को हम आगे चल के पढ़ेंगे इन वेव ऑप्टिक्स, दैट इज सेड टू बी डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं इसको, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी बेंडिंग ऑफ लाइट एट द एजेस ऑफ द ऑब्स्टेकल और एन ऑब्जेक्ट whose size is comparable to the size of wavelength. This phenomena is said to be diffraction of light. बट ये अभी नहीं पढ़ेंगे, ये हम वेव ऑप्टिक्स के पार्ट में पढ़ेंगे। अरे समझ रहे हो भाई, ठीक है।
तो एक बात हो गई कि इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इन जनरल लाइट शोज रेक्टिलिनियर मोशन, और क्या हो गया भाई, बट समटाइम्स लाइट विल बेंड एट एज ऑफ ऑब्स्टेकल। ये कब होगा, ये कब होगा, व्हेन साइज ऑफ ऑब्स्टेकल, व्हेन साइज ऑफ, बोलो ऑब्स्टेकल या ऑब्जेक्ट, ऑब्स्टेकल बोलो भाई या ऑब्जेक्ट बोलो, is comparable to size of wavelength of light। क्या तुम मेरी बात समझ रहे हो? यस और नो? ये पॉइंट्स हो गए हमारे, ठीक है। अब हम वापस आते हैं, हाँ क्या हो गया, डाउट है, कुछ पूछ रहे हो, पूछो। ज़्यादा कुछ तो बता नहीं पाऊंगा लाइट के बारे में, ठीक है, क्योंकि लाइट टॉपिक ऐसा ही है, जितना मेरे को आता है उतना ही बता रहा हूँ बस। कुछ पूछ रहे हो? लाइट के बारे में बहुत चर्चा रही है, साइंटिस्ट लोगों में बड़े झगड़े रहे हैं। एक बोलता है पार्टिकल नेचर, एक बोलता है नहीं वेव नेचर है। हाइजन प्रिंसिपल सुना है आपने? इसे वेव नेचर। आइंस्टाइन आता नहीं है पार्टिकल नेचर है। एक साइंटिस्ट है, उन्होंने बोला लड़ो मत, दोनों है, वेव नेचर भी है और पार्टिकल भी है। तो जब ऐसी चीज़ के बारे में बड़े झगड़े हुए, तो आप ऐसे क्वेश्चन पूछो मुझसे कि तो हो सकता है आंसर ना दे पाऊँ। अरे हो सकता है ना, मेरे दिमाग में पता नहीं कितने अनआंसर्ड क्वेश्चन है जो मेरे को नहीं पता है, जो किसी को भी नहीं पता है, अपने को ही क्या हो। अभी आज ये क्वेश्चन आया मेरे दिमाग में, सेंटर मास तो तुमने पढ़ लिया, आगे चल के आप एसएचएम पढ़ोगे, एसएचएम में मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा। जो शिप होता है ना, शिप, चल लंबी चौड़ी हो जाएगी बात, ऐसा करते हैं बात। शिप होता है ना जो, तो शिप को अपन शेप ऐसी देते हैं, शिप की जो नीचे की बेस होती है ना, उसकी शेप कुछ ऐसी होती है, ऐसी ऐसी। अब तुमने देखा नहीं तो मैं क्या करूँ, देख लेना। अब होता क्या है कि जब ना शिप ऐसे चल, कभी कभी शिप ऐसे भी हो जाता है, फिर वो वापस आ जाता है। तो भाई कोई तो टॉर्क उसको ऐसे लेके गया, अगर वो ऐसे ही होता रहे तो पलट जाएगा। जब ज़्यादा आंधी तूफान आ गया मान लो पानी में, तो पलट भी जाते हैं शिप, बट अक्सर नहीं होता ऐसा। नॉर्मल शिप जो चल रहा है, मान लो पानी में कोई तूफान नहीं आया, कोई साइक्लोन वाइक्लोन नहीं आया, तो कोई दिक्कत नहीं, चलता रहता है। बट अगर ऐसे हुआ तो वापस भी आ जाता है। तो एक कॉन्सेप्ट है, सेंटर ऑफ मास, एवरीबडी नो सेंटर ऑफ मास। तो क्या होता है कि जब आप जैसे एक पानी में ना आप वो डाल दो, बांस की लकड़ी नहीं होती, बांस समझते हो, बैम्बू, उसकी लकड़ी डाल दो, तो पानी में ना वो तैरना शुरू करती है, देखा तुमने कभी? और अगर आप उसके एकदम बॉटम पे ना लोहे की बहुत छोटी छोटी, जिनका वॉल्यूम तो कम हो बट मास बहुत ज्यादा हो, ऐसी छोटी छोटी क्या लगा दो, बॉल्स कनेक्ट कर दो छोटी छोटी, ठीक है। और आप ना इसको ऐसा थोड़ा सा टिल्ट करके छोड़ो, थोड़ा ऐसे घुमा के छोड़ दो, तो क्या होगा, ये ओसिलेट करनी चालू हो जाएगी। और अगर ये बॉल आप निकाल के फेंक दो तो ये ऑसिलेट अच्छे से नहीं कर पाएगी। हो सकता है तुमने इसे टिल्ट किया हुआ गिर जाए पानी में, समझ रहे हो? तो क्या होता है कि वंस यू ऐड दीज बॉल्स, जब आपने इस बॉल को ऐड नहीं किया था, तो बताओ सेंटर मास कहां था? इफ आई टेक ए यूनिफॉर्म, यहां था, है ना। और जैसे आप इसको ऐड करोगे तो सेंटर मास खिसक के नीचे आ जाएगा, और सेंटर मास नीचे आने से एक एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इस पे लगना शुरू हो जाएगा। मैं इसे घुमा रहा हूं पकड़ के, तो मैंने कौन सा टॉर्क दिया इसको? क्लॉकवाइज। अब बताओ अगर कोई इसको बैलेंस ना करे तो गिर जाएगा ना, तो कोई तो होगा ना जो इसको बैलेंस करे। तो अगर इसको बैलेंस नहीं कर पा रहा कोई टॉर्क, तो हम क्या करते हैं, छोटी छोटी बॉल कनेक्ट कर देते हैं। अब ये सेंटर मास कहां खिसक जाएगा? नीचे। तुमने देखा भाई सेंटर मास खिसकता हुआ कभी? क्या है सेंटर मास? इमेजिनरी पॉइंट, नो वन नोस, किसी ने नहीं देखा आज तक। थ्योरी बना दी, इमेजिन कर लिया, और अगर ये लॉजिक ना देना तो कोई बता नहीं सकता कि इसको कौन गिरने से बचा रहा है। वी गिव ए लॉजिक, सेंटर ऑफ मास नीचे आ जाएगा, सेंटर ऑफ मास नीचे। पूरा बताता हूँ, अभी तुमको पता नहीं क्या समझ में आ रहा है। जब बात हो ही गई शालू, तो देखो मान लो कंटेनर में पानी है, ठीक है। अब ये लेक्चर लंबा हो जाएगा इसको, बट देखो कंटेनर में पानी है, अरे सुन लो अब जा, अब जब बात बतानी है तो पूरी बतानी पड़ेगी ना, ऐसे सब बात समझ नहीं आई। ये भाई एक बांस का लकड़ी हो गई, ठीक है, बैम्बू की लकड़ी हो गई, इसका सेंटर मास तो यहाँ है,
जब इफ आई गिव ए डिस्प्लेसमेंट टू दिस, इसका मैं एक नॉर्मल डायग्राम बनाता हूँ, ये है तो वही बट मैं एक लाइन दिखा रहा हूँ आपको खाली. वंस यू डिस्प्लेस इट बाय सम एंगल थीटा, व्हाट विल हैपन. ऐसे मैंने डिस्प्लेस करके छोड़ दिया, बराबर. तो मैंने तो छोड़ दिया डिस्प्लेस करके. अब ये वापस अगर आ रहा है तो कोई टॉर्क होगा ना इसको लाने वाला. तो टॉर्क कैसे बनेगा, यू नो टॉर्क, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. वो पता है ना तुम्हें. इसमें कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं. mg डाउनवर्ड, बराबर. और पॉइंट फोर्स भी तो लगेगा भाई. और बॉयंसी नहीं लगेगी. वो बता था ना नहीं पॉइंट फोर्स तुमको. रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ. यू हर्ड अबाउट पॉइंट फोर्स. सेव नहीं किया किसको. गड़बड़ हो गया भाई. पता नहीं पुरानी फाइल ना आ जाए कोई, ऐसा भी होता है इसमें. चलो रुक जाओ भाई, पहले इसको जरा सेव कर दो, है ना. बाद में पढ़ाई करेंगे. देखो देखो शॉर्ट में समझो मैं क्या बोल रहा हूँ. एक बॉइंट फोर्स, यू नो जब पानी में कोई चीज को डाल दो आप, तो कुछ चीजें डूब जाती है, कुछ चीजें तैरती रहती है. तो बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, कोई चीज तैर रही है तो उसके mg को किसी ने तो बैलेंस किया होगा. तो बैलेंस किधर किया होगा, नीचे लग के, ऊपर लग के. बस यही फोर्स कहलाता है बॉइंट. अरे यू नो थ्रस्ट फोर्स, तो वही थ्रस्ट का ही बस दूसरा रूप है बॉइंट फोर्स. वहां पे लगता था मास चेंज होने की वजह से, यहाँ लग रहा है पानी की वजह से. समझ रहे हो. तो थ्रस्ट फोर्स किधर लगेगा, ऊपर लगेगा, और यही mg को बैलेंस कर पाएगा. अगर ये mg ज्यादा हुआ तो डूब जाएगा, और ये अगर इक्वल हो गया तो तैरता रहेगा. समझ रहे हो. तो जब भी पानी में कोई बॉडी पड़ेगी तो उसके ऊपर दो फोर्स लगेंगे, एक तो थ्रस्ट फोर्स यानी पॉइंट फोर्स, और एक ग्रेविटी. तो अब आप देखो कि अगर थ्रस्ट फोर्स को यहाँ लगा दूं और ग्रेविटी को भी यहाँ लगा दूं, तो टॉर्क प्रोड्यूस बाय थ्रस्ट फोर्स विल बी क्लॉकवाइज एंड टॉर्क प्रोड्यूस बाय mg विल बी, कहाँ है. ये इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना. इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालोगे तो क्या है, क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है. क्लॉकवाइज है ना. अब अगर ये वाला टॉर्क कम हुआ, कौन सा, एंटी क्लॉकवाइज. देखो ये किधर है, एंटी क्लॉकवाइज है, सॉरी क्लॉकवाइज है, बराबर. अब अगर ये टॉर्क कम हुआ, कौन से वाला, ये वाला, और ये ज्यादा हुआ तो बैलेंस कर लेगा. तो व्हाट हैपन कि कभी कभी बैलेंस नहीं कर पाता, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ हैवी कर देंगे. ये मासेस को यहाँ पे अगर कनेक्ट कर दूं तो जो सेंटर मास यहाँ था वो थोड़ा नीचे खिसक आएगा, और जब वो नीचे खिसक आएगा तो नीचे खिसकने से क्या होगा, नीचे खिसकेगा ना ये, और नीचे खिसकेगा तो ये मास भाई नीचे खिसक गया है. जब ये नीचे खिसकेगा तो यू नो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वंस अगेन देयर इज ए टॉर्क. टॉर्क तो डेवलप होगा. तो नीचे खिसकने से क्या होगा कि जो टॉर्क से पहले वो गिर रहा था, अब चांसेस होंगे कि उसके अगेंस्ट में एक रिस्टोरिंग टॉर्क लगेगा और उसको बचा सकता है. तो मैं बोल रहा हूँ कि भाई ये तो हमने लॉजिक बनाया ना कि सेंटर ऑफ मास इज एन इमेजिनरी पॉइंट वेयर ऑल मास इज सपोज टू बी कंसंट्रेटेड. मैं बोलूँ देखा तुमने किसी ने, नहीं देखा, जस्ट इमेजिन किया, थ्योरी बना दी, उस थ्योरी के बेस पे हमने आंसर दे दिया. ऐसा हो रहा है. मान लो मैं सेंटर मास को डिलीट कर दूं, भाई मैंने तो देखा नहीं, मैं नहीं मानता. तो कैन यू एक्सप्लेन, ये कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किए जा सकते हैं. आप दे सकते हो आंसर कि क्यों नहीं गिर रहा है. तो फिर अगर कहीं ऐसी जगह आ जाती है ना कि कोई थ्योरी नहीं थी और आप एग्जाम्पल भी नहीं दे पा रहे हो, तो साइंटिस्ट लोग पता है क्या बोल के छोड़ते हैं, ये नेचर का रूल है, इट्स बाय नेचर. अब समझ रहे हो तुम. वापस आते अपने टॉपिक पे. टॉपिक क्या चल रहा है, रे ऑप्टिक्स. ऑप्टिक्स इज व्हाट, स्टडी ऑफ लाइट. और ऑप्टिक्स में हम लोग दो चीजें स्टडी करेंगे, एक होगा रे ऑप्टिक्स, एक होगा वे ऑप्टिक्स. रे ऑप्टिक्स के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, वापस हम बात करते हैं यहाँ पर रे ऑप्टिक्स की, सॉरी ऑप्टिक्स की बात करते हैं. भाई ऑप्टिक्स में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है. देखो ऑप्टिक्स में जनरली हम पढ़ेंगे दो सेगमेंट है यहाँ पर, यानी दो ही चैप्टर हैं. एक का नाम है रे ऑप्टिक्स जो अभी आज हम शुरू करने जा रहे हैं, और एक का नाम है बोलो
वेव ऑप्टिक्स। अब सवाल ये उठता है कि रे ऑप्टिक्स कब पढ़ेंगे और वेव ऑप्टिक्स कब पढ़ेंगे। तो लेट मी टेल यू, रे ऑप्टिक्स में हम लोग दो चीजें पढ़ते हैं, जनरली दो चीजें। एक होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और एक होता है, बोलो, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अच्छा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में कुछ चीजें आपने 10th में पढ़ी थी। जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में दो टाइप के रिफ्लेक्शन होंगे। एक होगा रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑन प्लेन सरफेस। विच सरफेस? प्लेन सरफेस। इसमें जनरली हम डिस्कशन करेंगे प्लेन मिरर के बारे में। विच मिरर? प्लेन मिरर। और एक होगा रिफ्लेक्शन ऑन कर्व्ड सरफेस। विच सरफेस? कर्व्ड सरफेस। रिफ्लेक्शन ऑन कर्व्ड सरफेस, कर्व्ड सरफेस। इसमें हम लोग जनरली बात करेंगे स्फेरिकल मिरर के बारे में। कौन सा मिरर? स्फेरिकल मिरर। बट यू नो, स्फेरिकल मिरर में दो नाम आप बड़े फेमस सुने होंगे। स्फेरिकल मिरर में एक हो जाएगा कॉनकेव मिरर, और एक क्या हो जाएगा? कॉन्वेक्स मिरर। समझ रहे हो? तो इस तरीके से हम इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। बट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, आगे क्या हो गया? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन में भी दो सेक्शन बनेंगे, एक रिफ्रैक्शन ऑन प्लेन सरफेस और एक रिफ्रैक्शन ऑन कर्व सरफेस। बोलो, रिफ्रैक्शन ऑन प्लेन सरफेस। प्लेन सरफेस में हम लोग बात करेंगे प्लेन सरफेस, प्लेन सरफेस, और यहां पर एक और बात करेंगे इसकी। यू हर्ड अबाउट दिस? प्रिज्म सुना है तुमने? प्रिज्म, हाँ, तो यहाँ पे हम प्रिज्म को स्टडी करेंगे। और एक हो जाएगा कर्व सरफेस पे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन ऑन कर्व सरफेस। कर्व सरफेस की अगर हम बात करें, कर्व सरफेस पे रिफ्रैक्शन, सुना है तुमने लेंस का नाम? कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस, प्लेनो कॉन्वेक्स, इक्वी कॉन्वेक्स, बाई कॉन्वेक्स, कॉनकेव कॉन्वेक्स, सो मेनी टाइप्स, सो मेनी टाइप्स। समझ रहे हो? इस तरीके से हमारा ये वाला चैप्टर फिनिश हो जाएगा। फिर दूसरा चैप्टर जो वेव ऑप्टिक्स है वो इस यहाँ भी पढ़ेंगे भी नहीं, वो आप एकदम एंड में जाके, यानी जब आपका क्लास 12 का बहुत अच्छा खासा पोर्शन कवर हो जाएगा उसके बाद वेव ऑप्टिक्स पढ़ेंगे। तो ये इस साल तो आप भूल जाओ, इस साल तो ये पढ़ेंगे भी नहीं हम। वे ऑप्टिक्स में कितने पार्ट आएंगे? एक्चुअली 3 पार्ट। इसमें पहला पार्ट आता है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, और दूसरा सेक्शन आता है जो भी मैंने बताया डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या आएगा भाई? डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और एक आता है जिसका नाम है पोलराइजेशन, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। तो इस वेव ऑप्टिक्स को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। एक सेगमेंट होगा इंटरफेरेंस ऑफ लाइट जो काफी बड़ा है, एक होगा डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और एक होगा पोलराइजेशन ऑफ लाइट। समझ रहे हो? आई थिंक इसमें से कोई टॉपिक उड़ाया है अभी शायद, या इसके अंदर का कोई टॉपिक उड़ा दिया। उड़ा दिया मतलब जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है उसमें से कुछ डिलीट हुआ है उधर से, वो तो खैर देख लेंगे जब तुम पढ़ोगे। तो भाई ऑप्टिक्स इज व्हाट? स्टडी ऑफ लाइट। कितने चैप्टर पढ़ने हैं हम लोग को? 2, एक रे ऑप्टिक्स और एक वे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में क्या क्या पढ़ेंगे? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन में कितनी रिफ्लेक्शन? 2 टाइप की, रिफ्लेक्शन ऑन प्लेन सरफेस, रिफ्लेक्शन ऑन कर्व सरफेस। व्हेन यू टॉकिंग अबाउट द रिफ्लेक्शन ऑन प्लेन सरफेस तो कौन सा मिरर? प्लेन मिरर। व्हेन यू से द रिफ्लेक्शन ऑन कर्व सरफेस, कौन सा मिरर? स्फेरिकल मिरर। उसमें 2 जनरली मिरर पढ़ेंगे, स्फेरिकल मिरर एंड concave mirror and convex mirror. Then we will talk about the refraction of light. Refraction on plane surface में prism आ जाएगा, and then refraction on curve surface में क्या क्या आ जाएगा? curve surface भी आएगी और साथ में lens आ जाएगा। समझ रहे हो? दुनिया भर की चीजें, पावर ऑफ लेंस, डायोप्टर, वायोप्टर, सुना तुमने वो कभी? तो पूरी डिटेल में इसको हम स्टडी करेंगे। और दूसरा सेक्शन क्या है? वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स में क्या क्या पढ़ेंगे? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड पोलराइजेशन ऑफ लाइट। डिफ्रैक्शन अभी बताया मैंने आपको, इंटरफेरेंस एंड पोलराइजेशन पढ़ेंगे जब चैप्टर तो तब स्टडी करेंगे। समझ गए? तो व्हाट इज ऑप्टिक्स? स्टडी ऑफ लाइट। अच्छा, रे ऑप्टिक्स का एक दूसरा नाम भी है, बताऊं? रे ऑप्टिक्स चैप्टर का दूसरा नाम बताऊं मैं तुम्हें? ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। अच्छा, नाम से ही समझ में आ रहा है कि बिना ज्योमेट्री के तो चैप्टर में चलना मुश्किल है। और ज्योमेट्री में तो सबसे ज्यादा डर लगता है ना, तो मैथ्स में अलजेब्रा, ज्योमेट्री। आज ज्योमेट्री का पेपर है। अरे पिछले साल तुम्हारा पेपर ही चल रहे होंगे ना? अच्छा, प्रीलिम चल रहे थे ना, तो यहाँ पे थोड़ी सी ज्योमेट्री भी लगेगी। अच्छा, कौन सी ज्योमेट्री लगेगी? छोटी मोटी ज्योमेट्री की बात करने, बोलो। अच्छा, तुमने सुना होगा
भाई इसको बाहर निकालो जल्दी, गेट खोलो जल्दी, गेट खोलो। और बाहर निकालो बाबा, बाहर पागल हो रहे हो, जल्दी निकालो। बंद कर दो ना। ठीक, देखो भाई, तुम ही चिल्लाओगे नहीं तो बैठ गया ना। देखो भाई स्टार्ट करें। तुम एक छोटी सी प्रॉपर्टी देखे भाई, वो 10th 11th में पढ़ी थी तुमने। नाम वाम छोड़ो, प्रॉपर्टी का नाम क्या है बस ये देख लो है क्या हो। देखो ऐसा ट्रायंगल बना दूं मैं एक, और एक ट्रायंगल और बना दूं इसके अंदर ऐसा, क्या बोलते हो तुम इसको? देखो यहाँ पे कितने ट्रायंगल दिख रहे हैं तुम्हें? वैसे तो बहुत सारे, बट मेरे को 2 दिख रहे हैं यहाँ पे। ये 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 देखा तुम्हें? एक दूसरे कलर से बनाता हूं। ये कुछ बोलते हो तुम इनको? सिमिलर ट्रायंगल। इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, उस प्रॉपर्टी को देखते हो, बार बार यूज होती है इस चैप्टर में, दैट्स व्हाई मैं आपको बता रहा हूं। मान लेते हैं ये एक्स है। अच्छा एक्स क्या नामकरण कर दूं इसका? नामकरण ए बी सी, बोलो सी डैश बी डैश। तो कहना इसे ट्रायंगल सी ए बी एंड ट्रायंगल सी डैश ए बी डैश आर सिमिलर, बोलो। तो इसकी प्रॉपर्टी होती है भाई, ध्यान से सुनो, दिस अपॉन दिस इज इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस। नहीं बस इतना ही बहुत है, 20 में ठीक है। अरे ये समझ रहे हो तुम? तो क्या नहीं राइट कि लिखो भाई सी बी अपॉन सी डैश बी डैश इज इक्वल्स टू, बोलो हाँ सी अपॉन सी डैश है। और भाई सबको याद रहेगी ये, अक्सर तुम्हें यही यूज करनी है, ठीक है। बीच बीच में थोड़ी बहुत ज्योमेट्री। अच्छा इतना तो पता है भाई, सर्कल के किसी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करनी है, ये पॉइंट टेंजेंट ड्रॉ करनी है, ऐसे कर दूं तो ये, तो क्या है भाई, एक वो लाइन जो इस एक पॉइंट पे टच करेगी। मैं तुम्हें बोलूं भाई नॉर्मल भी ड्रॉ करो इसी पॉइंट पे, नॉर्मल इसी पॉइंट पे, ये तो एक लाइन जो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगी वही नॉर्मल कहलाएगी। और अगर सर्कल की इस पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ करो तो 100% दैट नॉर्मल मस्ट पासिंग थ्रू दी। और ये बेसिक बातें हैं, ये आनी चाहिए टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स इन ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। तभी तो बता, दूसरा नाम रे ऑप्टिक्स का क्या है? ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। इसमें किसी को कोई दिक्कत? दिस अपॉन दिस इज इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस। गोली मारो सिमिलर विमिलर को भी, ठीक है। हमें नहीं पता, मान लो क्या नाम है, हमें तो ये पता ही ये आता है अपने को। अरे बोलो, बस इससे बन जाएंगे प्रॉब्लम। ये क्या है भाई, पॉइंट, इस पे टेंजेंट ड्रॉ करी, ये आ गई, मतलब नॉर्मल। और भाई ये नॉर्मल, और नॉर्मल की खास पहचान ये होती है कि सर्कल के सेंटर से पास होता है वो। क्या ये टेंजेंट हमेशा सर्कल पर ही होती है? क्या नॉर्मल हमेशा सर्कल पर ही बनेगा? ऐसा थोड़ा ही है। और भाई कोई भी सरफेस ले लो, कोई भी ऐसी बेकार सी कोई सरफेस ले ली, मैं बोलूं इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करो, कैन यू ड्रॉ द टेंजेंट? यस। कैसे? अरे वो लाइन जो इस पॉइंट को जस्ट टच करे, ये कर गई टच, ठीक है। अब मैं बोलूं भाई इस पॉइंट पे नॉर्मल में ड्रॉ करके दिखाओ, तो ऐसे ड्रॉ कर दूं, तो एक ऐसी लाइन जो इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर हो, दिस वे। एग्री? को बोलता है सर यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करो, यहाँ, हाँ ठीक है भाई कर दूंगा, ये ले, मतलब नॉर्मल ड्रॉ करो। और भाई ये ले, इसमें क्या है, मुश्किल है ये, कर सकते हो, ठीक है। बस यही बेसिक चीज़ें ये लगेगी इसमें। नाउ हम स्टार्ट कर सकते हैं। चले भाई स्टार्ट करें, क्या स्टार्ट करें? रे ऑप्टिक्स, ओके। तुम्हें लिखना भी है क्या शायद? एक मिनट मेरे को टाइम देखने दो, टाइम क्या हुआ है? क्या बोलते हो, लिखोगे तुम ये? चलो फटाफट कॉपी करो, टाइम दे रहा हूं आपको, 9:13 हो रहे हैं ना, हाँ तो 9:30 तक का टाइम है, लिखो जल्दी से, स्पीड से लिखो भाई सब लोग।
भाई लिख लिया सबने? लिखो लिखो जल्दी से लिखो। हाँ हाँ लिख लो, यही लिख लो, सही है वो। लिख लिया भाई तुमने? Body start from rest and travel s meter in 2 seconds. Then acceleration is u 0 हो गया एस बाई टू आ रहा था आंसर। है, एस बाई टू आंसर आ रहा था। s by 2। हाँ हाँ एक मिनट, हाँ 2 सेकेंड सेकेंड है वो 2 सेकेंड नहीं है पूरा 2 सेकेंड। 2। तो उसके अंदर 2n माइनस 1 वाला फॉर्मूला है। अच्छा अच्छा सेकंड 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 सेकेंड 2 सेकेंड में अगर मैं 2 सेकंड मान रहा हूँ तो सिंपल एस इक्वल टू यू टी हाफ 80 स्क्वायर हो जाएगा। एस की वैल्यू आपने निकालनी है, दिया हुआ है, यू 0 हो गया हाफ 80 स्क्वायर, तो एस बाई टू आ रहा था। 2 एस बाई 2 आ जाएगा। वो तो गलत है नहीं है। हाँ तो सेकंड सेकंड लेके कर लो। सेकंड सेकंड यू नो यू प्लस हाफ ए टू एन माइनस 1, 2n माइनस तो हाफ हाफ ए निकालना है, 2 इंटू 2 4 माइनस 1 3 बाई 2, तो 2s बाई 3 आ जाएगा, 2s बाई 3। मैं स्पेसिफाई नहीं किया था वो क्वेश्चन। हाँ वो गलत है, यानी प्रिंटिंग का प्रॉब्लम है वो। सेकंड सेकंड होना चाहिए वो, है ना। अच्छा वो 2 सेकंड दे दिया उसने, वो गड़बड़ कर दिया, इट शुड बी सेकंड सेकंड। क्या बोल रहे हो? 50 which of the following force does not act on a body moving in a uniform circular motion? Weight of the body, centripetal force, normal reaction, force of friction। यूसीएम है ना भाई? यूसीएम नहीं था फिर भी आता है। अच्छा बोला कौन सा एक्ट नहीं होगा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सेंट्रिपिटल तो लगेगा, कंफर्म है वो तो। तो वही आंसर है, आंसर नहीं दिया है। आंसर वही है, आंसर की वही है। अच्छा तो ये फिर वो कोई ऐसा बोले कि वो स्पेशल हाँ वो डज हैं। अरे हाँ वो सही बोल रहा है, वो सही बोल रहा है। कौन सा फोर्स नहीं लगेगा? सेंट्रिपिटल कोई फोर्स ही नहीं है, इट्स नॉट ए न्यू टाइप ऑफ फोर्स। ये या तो ग्रेविटेशनल होगा, फ्रिक्शन होगा, या नॉर्मल रिएक्शन होगा। सही बोल रहा है, सेंट्रिपिटल ही आंसर है, कंफ्यूज कर रहा है। सर इसका आंसर फिर इसमें x बाई 20 है, x बाई 40 दिया है।
आंसर टू ट्रेन ये ना 46 each x meter long are traveling in opposite direction with equal velocity 20 मीटर पर सेकंड then the time crossing ये तो आसान है यार रिलेटिव लगाओ ना दो ट्रेन है दोनों की लेंथ एक्स एक्स एक मिनट रुको एक्स एक्स है ना और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है सेम वेलोसिटी से ऐसा करो एक को रोक दो ना भाई एक को ये देखो दो ट्रेन है एक्स एक्स की इसको रोक दो आप और इसको लेके चलो 40 से कितना है 20 है 40 है 20 दिया है तो 20 20 40 हो गया अब देखो क्रॉस कब करेंगी कर गई कहाँ कर गई पागल इधर देखो इधर ये दो ट्रेन है इसको रोक दिया मैंने इसको लेके जा रहा हूँ कर गई क्रॉस नहीं अभी नहीं करी ये अब करी तो बताओ इस पॉइंट ने कितना चला इस पॉइंट ने कितना चला क्रॉस करने के लिए इस पॉइंट ने कितना चला 2x तो डिस्टेंस ट्रेवल 2x स्पीड वाज 40 फाइंड आउट द टाइम x by 20 आंसर पर x by 40 है आंसर की x by 40 गलत भाई टाइम निकालना है ना तो 2x अपॉन 40 x बाई 20 आंसर आएगा x by 40 दिया x बाई 20 ऑप्शन नहीं है आंसर का x by 40 है कब का पेपर है हाँ तो बताओ ना उनको बता देना तुम जाके रहेगा वो थोड़ा बहुत मिस्टेक रहेगी भाई टाइम लगा रहे हो लिखा नहीं क्या तुमने ये चलो इसकी जरूरत नहीं है चलो जल्दी स्टार्ट करो फटाफट जल्दी से स्पीड से लिखो भाई